गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए टॉम ऑफ आइलैंड गॉड का सीजन 3 शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने सीजन 1 और 2 नहीं देखा तो सीजन 1 और 2 लाजमी से देख लेना, क्योंकि इसकी बगैर आप लोगों को सीजन 3 समझ में नहीं आएगा। मैंने सीजन 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 को। दोस्तों, सीजन 3 में हमें छोटा सा एक रिकैप दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से 10,000 साल पहले गॉड्स और डीमंस की एक फाइट हुई थी, जिसमें बहुत सारे डीमन और बॉड्स मारे गए थे और बहुत सारे लोग डिसअपियर हो गए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर यांगफाई को लगा कि शायद वो भी मर चुका है, मगर 10,000 साल गुजरने के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो अपनी कब्र को अंदर से ही खोदकर बाहर निकल आता है, मगर जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं और उसके अपने चाहने वाले जितने भी उसके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह थे, वो सब जा चुके हैं। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मगर उसकी न्यू लाइफ में वो अभी भी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में उसे टेंटाई शान ने अपनी एनर्जी के ज़रिए इतना हर्ट किया था कि वो कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे अपनी सबसे प्यारी लवर यूशी को खोना पड़ गया था, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो खुद को ही नहीं बचा सकता था। मगर यूशी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मगर क्योंकि अब वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है, तो वो पता लगाने में लग गया है कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था, गॉड्स और डीमंस कहाँ चले गए। इसके लिए वो सबसे पहले ईस्टर्न चू किंगडम में जाता है और वहाँ पर ईस्टर्न चू किंगडम को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा देता है। तो चू किंगडम का किंग उसे एक रॉयल नाइट का टाइटल दे देता है। मगर वहाँ पर एक ऐसा ओल्ड मैन भी होता है जो कि लियो की जान के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसकी बॉडी को अपने मकसद के लिए यूज करना चाहता था, मगर यांगफाई किसी तरह उसे भी हरा देता है। और वो ओल्ड मैन फिर लियो को बताता है कि उसके सवालों के जवाब उसे सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी सिटी में मिलेंगे। इसीलिए वो फौरन से लिबर्टी सिटी जाता है और वहाँ पर मौजूद शर्लान एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात मैंगलियार से होती है, जो कि टेंटाई शान की ही डिसेंडेंट है। टिशवान, ये वही लड़की थी जिसने पास्ट लाइफ में यांगफाई की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था। मगर यहाँ पर यांगफाई गाय बाय हुआ वैली में भी जाता है, जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची से मिलता है, जिस बच्ची को देखकर उसे यूशियन की याद आती है, क्योंकि उस लड़की से उसे यूशियन की ही फीलिंग्स आ रही थी। और यहाँ से हमारी न्यू स्टोरी शुरू होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी बायहुआ वैली में ही मौजूद होता है और उसके सामने एक बड़ा सा ग्रीन स्टोन होता है, जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और उसके वहाँ पर तेज़ हवा का झोंका आता है, तो उसके हाथ में मौजूद छाता उड़ जाता है और यांगफाई तेज़ बारिश में भीगने लगता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो यूशियन के साथ मौजूद होता है, मगर यूशियन उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में होती है और मौत के मुंह में जाने वाली थी। बस वो कुछ देर पहले ही यांगफाई से कहती है कि तुम मेरे लिए उदास मत हो, बस तुम हमेशा वो याद रखना जो तुमने मुझसे कहा। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे दुश्मनों को ख़त्म करोगे, और याद रखना कि मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा था कि तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम तक पहुंचने के लिए दुश्मनों को मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मगर बदकिस्मती से अब मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें खुद अपने लिए अब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। ये कहते हुए वो खांसना शुरू करती है। तो यांगफाई कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मगर यूशिन कहती है कि क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? आसमान इतना काला क्यों हो गया है? मुझे हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। इतना कहते ही उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं और यूशिन उसकी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जब बूढ़े हो जाओ तब भी तुम मुझे यूशिन कहकर ही पुकारना। अपनी मेमोरीज से बाहर आने के बाद यांगब्यो यूशिन को याद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे होते हैं और फिर अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है, तो वो पीछे पलट कर देखता है। वहां पर असल में यूशिन होती है, जिसे देखकर यांगफाई काफी सरप्राइज होता है कि ये यहाँ पे कैसे, क्या ये जिंदा है? मगर उसे यूशिन उस छोटी बच्ची के रूप में दिखाई दे रही थी। वो यूशिन नहीं बल्कि वो छोटी बच्ची थी, जिसे देखकर यांगफाई उसे यूशिन समझने लगता है। वो यांगफाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज उदास मत हो। तो यांगफाई उसे वो छाता देते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं ज़रा इमोशनल हो गया था। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी, मैं तो ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो यांगफाई कहता है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या मैं तुम्हें कोई नाम दे सकता हूँ? ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा भी कोई नाम होगा। क्या आप मुझे यूशियन नाम देने वाले हैं, क्योंकि आप ये नाम बार बार पुकारते हैं? ये बात सुनकर यांगफाई और भी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचते लिए कहता है कि तुम असल में मॉर्निंग लाइट में पैदा हुई हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें चेंशी का नाम दूंगा।
चेंशी नाम सुनकर वो लड़की खुशी के मारे झूम उठती है और कहती है कि फाइनली मुझे मेरे ब्रदर ने एक नाम दिया है, चेंशी, ये बहुत ही अच्छा नाम है। उसे इस तरह उछल कूद करते हुए देखकर यांगफाई और भी ज्यादा इमोशनल होने लगा था, क्योंकि उसे उस लड़की के अंदर यूशन की झलक दिखाई दे रही थी। यूशन ने उससे कहा था कि मेरा नाम यूशन है क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने एक रात को तेज बारिश में एक फ्लावर से पिक किया। मगर ये लड़की सेम तुम्हारी ही तरह पैदा हुई है, मगर इसका नाम यूशन नहीं, चेंशी है, और ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वो दिल ही दिल में कहने लगता है, क्या ये लड़की यूशन है, या फिर इसके अंदर यूशन की कोई टेम्परेरी मेमोरीज है, या फिर ये हेवन एंड अर्थ की एनर्जी की वजह से पैदा हुई है। उसे सोचता हुआ रोता हुआ देख शेंशी उसके पास आकर उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि ब्रदर, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो। तो यांगफाई कहता है कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं असल में बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। मगर फिर से वो दिल ही दिल में कहता है कि क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। ये कहने के साथ वो डोंग डोंग के उस एग को उस ब्लू फ्लावर के अंदर डाल देता है और कहता है कि इस जगह में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। उम्मीद है कि डोंग डोंग यहाँ पर काफी तेजी के साथ रिकवर कर पाएगा। इसे देखने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा जरूर आऊंगा। चेंशी कहती है कि ब्रदर, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यांगफाई कहता है कि चलो मैं तुम्हें टाउन में घुमा कर लाता हूँ, वहाँ पे मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदूंगा। हो सकता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हों जो कि तुम्हारे दोस्त बन जाए। इस तरह तुम नए दोस्त भी बना लोगी और तुम्हें खेलने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चेंशी कहती है कि ठीक है ब्रदर, आज से मैं आपकी फॉलोअर हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो यांगफाई कहता है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी भी चोट पहुँचने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक लंबी सी स्वॉर्ड लेकर कहीं जा रहा होता है। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ब्रदर ली है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लंबी स्वॉर्ड के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हें ऐसी एक लंबी स्वॉर्ड लाकर दूंगा। इस लंबी स्वॉर्ड को आप लोग याद रखना क्योंकि ये आगे चलकर दोबारा देखने को मिलेगी। चशी यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोगों के बीच में आई होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है, मगर वहां पर मौजूद लोगों को करतब करता देखकर वो थोड़ा सा डर भी रही थी, मगर उसे मजा भी आ रहा था। वो वहां पर एक जगह जाती है जहां पर उसे कुछ शुगर कैंडीज दिखाई देती हैं, तो उन्हें देखकर वहीं पर ही रुक जाती है और कहती है कि ओल्ड मास्टर, जरा बताओ तो सही ये क्या चीज़ है। तो वो बंदा कहता है कि ये शुगर कैंडीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और मीठी होती हैं। तो यंग भाई वहां पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये चीज़ चाहिए। इतना कहकर वो उसे एक बटरफ्लाई शुगर कैंडी निकाल कर देता और कहता है कि तुम इसे ट्राई करके देखो, ये तुम्हें कैसी लगती है। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम इसे ट्राई करो। जिस पर योंग फाई कहता है, तुम तो सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिला देता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग एक कपड़े की मार्केट में आते हैं जहाँ पर वो उसे कुछ कपड़े दिलवाता है और उस शॉप ओनर से बात करता है। और वो शॉप ओनर उसकी चॉइस पर कहता है कि ब्रदर, तुम्हें कपड़े की काफ़ी अच्छी पहचान है। इतने में चैशी भी वहां पर आती है और वो अपने नए कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। जिस पर वो शॉप ओनर कहता है कि ये लड़की तो सच में बिल्कुल चेंज लग रही है और काफ़ी क्यूट भी है। मगर अचानक से वहां पर कोई शख्स दरवाजे को जोर से लात मारता है, तो वो दरवाजा चशी से टकराता है और चशी वहां से दूर जा गिरती है। इतने में हम वहां पर एक मोटे आदमी को देखते हैं जिसने अपनी बाहों में एक लड़की को थामा हुआ होता है और उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। और वो चिल्लाते हुए उस शॉप ओनर से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ कपड़े रेडी करने के लिए कहा था, वो रेडी है या नहीं। मगर दूसरी तरफ यांगफाई वो चैशी के पास जाता है तो वो देखता है कि चैशी को घुटने पर चोट लगी है, मगर वो कहती है कि ब्रदर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस छोटी सी खरोच आई है। उसे इस तरह देखकर यांगफाई को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो उस मोटी को घूर कर देखता है। तो वो मोटा कहता है कि मुझे क्या घूर रहे हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, चलो मुझसे माफी मांग। मगर उस मोटे के साथ मौजूद वो लड़की कहती है, ये बेवकूफ़ लड़का यहाँ कहाँ से आया है। वो यांगफाई से कहती है कि सारी गलती तुम लोगों की है, तुम लोगों ने दरवाजे को ब्लॉक किया हुआ था। अगर तुम लोग मेरे यंग मास्टर जी सामने ना खड़े हुए होते तो तुम्हें चोट भी ना लगती। अब इस तरह घूरना बंद करो, वरना तुम्हारी ये लॉन्ग लाइफ बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। मगर योंगफाई अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा होता है, जिस पर वो मोटा कहता है कि लगता है कि शायद ये लड़का मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता है, इसे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, या फिर ये लड़का अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है। मगर वो लड़की कहती है कि मुझे इन लोगों को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये दोनों यतीम हैं, इनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, तभी तो ये लोग इतना अकड़ रहे हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि वो हमारे सामने इस तरह खड़ा हो सके। यहाँ पर योंगफाई गुस्से में आगे बढ़ने लगता है तो यूशिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ब्रदर, लड़ाई करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये कहते हुए वो उन लोगों के आगे झुककर उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, चलो ब्रदर, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए।
मगर वो मोटा कहता है कि तुम कहाँ चले, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से यूं जाने दूंगा। ये सुनते ही फिर योंगफाई चेशी से कहता है कि कभी कभी कदम पीछे हटाना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। मसले को रिजॉल्व करने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं, और इस कुत्ते की दुम को तो सीधा करना ही होगा। ये बात उस मोटे को गुस्सा दिला देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, जितना बोलना है बोल लो। कहते हुए वो अपनी उस मोटी फिस्ट के साथ जैसे ही मुक्का मारता है तो योंगफाई पलक झपकते ही उसके दूसरी तरफ चला जाता है, जिस पर वो मोटा भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और योंगफाई इतना जोर का पंच मारता है कि वो एक ही पंच में उस मोटी की हैकड़ी निकाल देता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे। योंगफाई के एक ही पंच के साथ वो उस मोटे को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है, यहाँ तक कि उसने अपनी एनर्जी के साथ जमीन तक को उखाड़ कर रख दिया था। ये देखते ही वो सारे लोग भागते हुए उस मोट के पास जाते हैं और योंगफाई उससे कहता है कि तुमने मेरी पावर देख ली ना, अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी पावर में और मेरी पावर में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि शाओ तुम ठीक तो हो ना, मगर वो मोटा उसे धक्का देते हुए पीछे हटाता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। मगर वो लड़की उसे समझाती है कि ये लड़का ज्यादा ताकतवर है, ये तुम्हें हर्ट कर सकता है, बेहतर है कि इसे अवॉइड कर दो। मगर वो उसे अपने आप से दूर हटाकर कहता है कि मैं इस लड़के को देखकर रहूंगा, ये मेरे साथ क्या कर सकता है, इसीलिए अभी मैंने अपनी 2 पावर तो शो ही नहीं की। ये कहने के साथ ही वो फुल पावर को शो करने के लिए अपनी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है, जो कि सीधा ऊपर आसमान तक जा पहुंचती है। और हमें फिर वहां पर एक ड्रैगन के धड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर शहर में मौजूद सारे डर जाते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन की धाड़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है। वो ड्रैगन जब नीचे आता है तो हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे घर को ही अकेले ही अपनी बॉडी के साथ कवर कर सकता। वो साइज में काफी बड़ा होता है और तेजी से उन लोगों के ऊपर चक्कर लगा रहा होता है। और जब वो नीचे आता है तो वो सीधा उस शाहू के बराबर में आकर लैंड करता है और इतनी जोर से धाड़ता है कि उस गली में मौजूद जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हवा में उड़कर दूर चली जाती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग भी उड़ जाते हैं। और शाहू कहता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हें पता तो होगा ना कि ड्रैगन नाइट्स वो बाकी कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर योंगफाई उस ड्रैगन की तरफ देखता है और फिर वहां पे मौजूद लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मैंने इसके साथ यहाँ पर फाइट की तो फिर यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे और उनके साथ यूशिन को भी चोट लग सकती है। ये कहने के बाद वो उस मोटे से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है ना, तो चलो किसी बैटल ग्राउंड में चलते हैं। ये कहकर वो उसे वहां से दूर ले जाता है और शाहू भी अपने ड्रैगन के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर शशि काफी ज्यादा घबरा गई थी कि आखिर वो ड्रैगन उसका क्या हाल करेगा। मगर बीच में बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे जो कि उन लोगों की फाइट देखना चाहते थे और वो लोग किसी ऊंची जगह पर आकर जमा होना शुरू हो गए थे। जैसे ही यहाँ पर ये ड्रैगन आकर योंगफाई पर झपटने की कोशिश करता है तो योंगफाई उसे डॉज करके उसे दूसरी तरफ चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर एक जोरदार वार करता है और उससे उस ड्रैगन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखकर वो ड्रैगन दोबारा से आकर झपटने वाला था, मगर यहाँ पर योंगफाई भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसके साथ एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। योंगफाई के अटैक इतने खतरनाक होते हैं कि वो उस ड्रैगन को भी अब हर्ट करने लगे थे। हमें दिखाया जाता है कि उसका एक स्प्लैश अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो ड्रैगन उस स्प्लैश की वजह से वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। और यहीं पर ही योंगफाई एक और जोरदार एनर्जी ब्लेड अटैक करते हुए उस ड्रैगन को पीछे खदेड़ देता है। ये देखकर सब लोग समझ गए थे कि ये लड़का इतना ताकतवर है कि वो मोटा शाहू उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। मगर शाहू फिर यहाँ पर चालाकी से अपनी उस गर्लफ्रेंड से कहता है कि उस छोटी बच्ची को पकड़कर मेरे हवाले करो। इतने में यहाँ पर योंगफाई वो अपने स्वॉर्ड के साथ एक बड़ा अटैक करने की तैयारी करता है और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर्स उस शॉप ओनर से शीशी को छीन लेते हैं। और उसके साथ मौजूद वो लेडी कहती है कि आखिर ये लड़की है किसकी, ये तो बहुत ही क्यूट लग रही है। यहाँ पर योंगफाई रुक जाता है और वो लड़की उसे कहती है कि अपना हथियार फेंक दो वरना ये लड़की मारी जाएगी। मगर योंगफाई कहता है कि उससे अपने हाथ दूर रखो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही वो लड़की कहती है अरे रे देखो तो सही, मैं तो डर गई। मगर यहाँ पर योंगफाई गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो रहा होता है और वहां पर वो लड़की अपना फैन लेके उसके गले पे रखती है और कहती है कि तुम अगर एक अच्छे बच्चे की तरह हमारी बात मानते हो तो इस लड़की को कुछ भी नहीं होगा, और अगर तुमने हमारे करीब आने की भी कोशिश की तो फिर इस लड़की के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
ये सुनने के बाद योंगफाई उन लोगों की तरफ जैसे आगे बढ़ता है, मगर बीच में वो मोटा कूद पड़ता है और योंगफाई को अपने ड्रैगन के साथ वापस पीछे धकेलता है और वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की शुइशी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। और यहाँ पर वो मोटा एक के बाद एक स्वॉट कर रहा होता है, मगर योंगफाई का ध्यान सिर्फ शुइशी की तरफ था, क्योंकि शुइशी यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में थी, उसका दम घुटने लगा था और वो मौत के बिल्कुल करीब जा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो मोटा योंगफाई पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और यहाँ पर ये लड़की शुइशी को ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए उसके पैलों पर जोर से काटती है ताकि वो चिल्लाए। मगर जैसे ही शुइशी चिल्लाती है तो यहाँ पर योंगफाई वो फिर से शुइशी की तरफ पलट कर देखता है, तो वो मोटा इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है। योंगफाई यहाँ पर शुइशी पर वो टॉर्चर होता हुआ देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की समझ जाती है कि ये लड़का फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसीलिए इसे यहीं पे ही ख़त्म करना होगा और इसकी वीकनेस इस वक्त मेरे हाथों में है, यानी कि ये लड़का इस वक्त हम लोगों से ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले सकता। ये कहते ही वो उस लड़की को एक फुटबॉल की तरह उछाल फेंकती है, तो दूसरा यंग मास्टर उसे कैच करने के लिए हाथ फैलाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, मगर वो भी उसे पकड़कर वहाँ से उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। तो वहाँ पे मौजूद तीसरा यंग मास्टर उसे कैच करता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद वो तीसरे बंदे की तरफ फेंकता है, तो वहाँ पर ये शीशी गिरने ही वाली होती है, मगर वो तीसरा मास्टर उसे पैरों से पकड़कर उल्टा लटका देता है। योंगफाई से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, मगर दूसरी तरफ वो ड्रैगन उसे किसी सूरत वहाँ तक जाने नहीं देता। वो बार बार उसके रास्ते में आता है और उस पर आग उगलने लगता है, जिसकी वजह से योंगफाई वो शीशी तक नहीं पहुँच पा रहा था, मगर उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा होता है और वो लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करते हुए कहता है, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तो ये कहते ही वो जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है तो यहाँ पर वो यंग मास्टर शेशी को सीधा ऊपर थ्रो कर देता है, तो योंगफाई उसे अपना अटैक रोकता है। तो इतने में वो ड्रैगन बीच में आ जाता है और अपनी टेल से उसे बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और शेशी सीधा नीचे जा रही होती है, मगर योंगफाई पलट कर वापस आता है और यहाँ पर वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या मैं अपनी आंखें बंद करके इसे कैच कर सकता हूँ या नहीं। इस तरफ योंगफाई के ऊपर आग बरस रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता शीशी के क्लोज जाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे नीचे गिरने से बचाने वाला था, वो ड्रैगन फिर से उसके बीच में आ जाता है और अपनी टेल के साथ हमला करते हुए उसे फिर से वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। पर यहाँ पर योंगफाई हार मानने को तैयार नहीं था और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर जो कि आंखें बंद करके शीशी को कैच करने वाला था, वो नीचे गिर जाता है। तो वहां पर फिर वो लड़की आकर शीशी को पकड़ लेती है और कहती है कि घबराओ मत, हम लोग इतने भी लापरवाह नहीं है कि हम लोग तुम्हारी इस वीकनेस को इतनी आसानी से खत्म कर दें। और वहां पर वो मोटा भी अपने ड्रैगन के साथ नीचे आकर लैंड करता है और योंगफाई से कहता है कि बच्चे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी उस गर्लफ्रेंड से कहता है कि जरा इस लड़की को मेरी तरफ थ्रो करो। ये सुनते ही वो लड़की उस छोटी बच्ची को फिर से जोर से ऊपर थ्रो करती है, तो वो सीधा उस मोटे के उन बड़े बड़े हाथों में जा फंसती है, जिस पर वो मोटा कहता है कि अरे देखो तो सही, इस बच्ची के कितने छोटे छोटे हाथ पैर हैं। ये साइज में इतने छोटे हैं कि मेरे दांतों के बीच के गैप को भी फिल नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर योंगफाई उन लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और किस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मगर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम लोगों में से कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तो फिर वहाँ पे मौजूद एक यंग मास्टर कहता है कि हम लोग यहाँ के 3 यंग मास्टर्स हैं और ये मोटा हमारा एक मरकज यानी कि एक गार्डियन है, हम लोग चाहें तो तुम्हें पलक झपकते ही मार सकते हैं। मगर यहाँ पर योंगफाई शेशी को इस तरह तकलीफ में देखकर गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है, तुम लोगों को मैं यहाँ पर कभी माफ नहीं करूंगा, इसीलिए तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। कि तुम लोग अपनी हद से बढ़ रहे हो। और ये कहने कि वो फिर से अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, तो इस मर्तबा हम देखते हैं कि उसका ऑरा बिल्कुल रेड हो चुका होता है, यानी कि उसका गुस्सा अब एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा था। वो अपनी फुल स्पीड के साथ लाइटनिंग स्पीड से वहां पर जाने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मोटा फिर से चंगशी का सहारा लेता है और योंगफाई से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, चलो पहले इस लड़की पर निशाना लगाकर दिखाओ। उसे वहां पर देखते ही योंगफाई फौरन से अपनी सुवर्ड का रुख दूसरी तरफ कर देता है, तो उसका वो सुवर्ड अटैक इतना जोर से जाकर एक घर पे हिट करता है कि उसे बीच में से काट कर 2 टुकड़े कर देता है। और वो यंग मर्कस एक सुवर्ड एनर्जी अटैक के साथ फिर से योंगफाई को बुरी तरह से हर्ट करते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है कि चलो थोड़ा सा छुपन छुपाई खेल कर देखते हैं। ये कहने के साथ वो चंगशी को लेकर उस ड्रैगन के साथ हवा में ऊपर चला जाता है,
तो वो उस धुएं में कहीं गायब हो जाता है और योंगफाई नीचे उसे देख तक नहीं पा रहा था कि वो कहाँ चला गया। मगर वो मोटा उस ड्रैगन के साथ हवा में काफी ऊपर तक चला जाता है और जैसे ही वापस नीचे आता है तो योंगफाई देखता है कि चंगशी अभी भी उसके हाथ में है और वो उस पर डायरेक्ट हमला कर ही नहीं सकता, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो इतनी बुरी सिचुएशन में क्यों है। मगर वो मोटा कहता है कि अगर तुमने कोई भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की का सर मसल दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने ड्रैगन के पंजे के साथ बहुत ही योंगफाई के ऊपर उस ड्रैगन को लैंड करवाता है, तो वो ड्रैगन योंगफाई को अपने पंजों में दबाते हुए जमीन पर रगड़ते हुए दोबारा से अपने पंजे के साथ उसे और भी ज्यादा जमीन में धंसा देता है, जिससे योंगफाई को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो काफी चिल्लाता भी है। उसे इस हाल में देखकर यूशियन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, मगर उस मोटे को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें आज यहाँ पे मरना ही है, वरना आज के बाद कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझसे फाइट करने का अंजाम क्या होता है। ये कहने के साथ वो ड्रैगन उसे और भी ज्यादा जोर से पुश करते हुए उसकी हड्डी पसले तोड़ने वाला था, मगर योंगफाई किसी तरह बच तो जाता है, मगर अभी भी उसे सिर्फ लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोश होने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो हम लोग फौरन से उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह खड़ा होता है और उसके चारों तरफ चेन्स बंधी हुई होती हैं और उसके दूसरी तरफ हमें उसका एक दूसरा रूप भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक, काफी ताकतवर रूप होता है। वो योंगफाई से कहता है, तो फाइनली तुम फिर से इस सिचुएशन में आ गए जब तुम बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे हो। लास्ट टाइम ही मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि तुम खुद को पावरलेस फील कर रहे थे। इतने में योंगफाई अपने हाथों में देखता है तो उसे अपने हाथों से एक डार्क एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो यूशियन का नाम पुकारता है, मगर उसका वो एविल फॉर्म उससे कहता है कि हाँ, वो लड़की अब भी तुम्हारे दिल में है क्योंकि तुमने ही तो उसे मारा है। तुम्हें अपने दिल में मौजूद हर एक ख्वाहिश को बाहर लाना चाहिए था, मगर तुमने अपनी ख्वाहिश को, तुमने यूशियन को खो दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और ऊपर से अब चंगशी, वो भी तुम्हारी वजह से ही खतरे में है। अगर तुम उसे बाया वैली से बाहर लाते ही नहीं तो फिर वो यहाँ पे इस मुसीबत में होती ही नहीं। तुम्हें लगा है कि तुम रीइंकार्नेट इसीलिए हुए हो कि तुम अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करोगे, मगर तुम तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कर रहे हो। तुम अपने चाहने वालों को एक एक करके तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन इसी मौके का फायदा उठाते हैं। अगर तुमने अपने दुश्मनों को कोई मौका ही ना दिया होता तो वो कभी भी तुमसे 10,000 साल पहले तुमने यूशियन को अपनी गलतियों की वजह से खो दिया, और 10,000 साल के बाद आज चंगशी तुम्हारी वजह से खतरे में है। क्या तुम उसे भी यूं ही मरता हुआ? इतने में योंगफाई को फिर से वही मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो कि उसने चंगशी के साथ गुजारी होती हैं, और योंगफाई का वो एविल फॉर्म उससे कह रहा होता है कि किसी के लिए खड़ा हो पाना इतना आसान नहीं, तुम्हें 2 एंड्स ऑफ फॉर्म शो करना चाहिए, इससे तुम्हें ग्रेट पावर मिलेगी और तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, तुम जिसे चाहो मार सकते हो। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि योंगफाई की आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और उसका माइंड स्पेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से एवल बन चुका होता है और कहता है कि अब मेरी वजह से कोई भी नहीं मारा जाएगा, मैं अब किसी को भी मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कायोन सिटी के बहुत सारे सोल्जर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो पूरी की पूरी आर्मी वहां पर एक जगह आकर जमा होती है और दूसरी तरफ योंगफाई वो फिर से उस ड्रैगन के पंजों से आहिस्ता आहिस्ता खुद को बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर शाहो बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो मोटा भी काफी ज्यादा डर जाता है। देखते ही देखते वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे मौजूद हर एक बंदा उससे डरने लगता है, यहाँ तक कि ऑरा के प्रेशर की वजह से हर एक चीज उड़कर दूर चली जाती है। वो प्रेशर ड्रैगन भी बहुत ही मुश्किल से खुद को होल्ड कर पा रहा था। उन लोगों ने आज से पहले कभी भी ऐसा ऑरा देखा ही नहीं था। इतने में हमें दिखाया जाता है योंगफाई पलक झपकते ही उस ड्रैगन के साथ साथ उस वॉरियर पर भी हमला करते हुए उसका हाथ काट देता है और उस तरफ उस ड्रैगन का एक सींग कटकर सीधा हवा में ऊपर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई ने एक ही अटैक में उस मोटे बंदे का हाथ काट दिया होता है और साथ में वो चंगशी को भी छुड़ा लेता है, मगर साथ में उस ड्रैगन का वो सींग वो भी उसके हाथों में आ जाता है। ये देखकर वो मोटा बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाता है और रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके हाथ कटने की वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर योंगफाई वो सींग पकड़ता है और उस बंदे की तरफ मुड़ता है और जैसे जैसे उसके करीब आता है तो वो बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मौत उसके सर पर आ पहुंची है
वो जैसे ही योंगफाई की तरफ पीछे पलटता है तो योंगफाई उस पर उसी सींग के साथ वार करता है और वो उसके सिर पर ही घुसा देता है, जिससे उस बंदे का काम वहीं तमाम हो जाता है। और देख कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं और वो पूरी तरह से खत्म होकर उसी ड्रैगन से नीचे जा गिरता है, जिसे देखकर नीचे मौजूद सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और साथ में वो ड्रैगन जब पूरी तरह से रिलीज हो जाता है तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो उस मोटे आदमी के कंट्रोल में था, मगर उसके मरने के बाद वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका था। मगर योंगफाई चंगशी को पकड़ते ही उस ड्रैगन के साथ लटक जाता है और नीचे मौजूद सोल्जर्स पूरे के पूरे ग्राउंड को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। इतने में फिर उन लोगों का जनरल वो भी वहां पर आता है और वो देखता है कि वो मोटा चाऊ बहुत ही बुरी मौत मारा गया है। और फिर वहां पर एक और लड़की आती है, वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो योंग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और एक दूसरी लड़की फिर वहां पर मौजूद एक और लड़की से कहती है कि आखिर ये कौन से सेक्ट से आया है, ये उस खतरनाक ड्रैगन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। आखिर ये किस सेक्ट का यंग मास्टर है। अकेले ही चैलेंज कर रहा है। ये बात सुनते ही वो लड़की कहती है कि मुझे भी ये बंदा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और ऊपर मौजूद वो ड्रैगन वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से यहाँ वहाँ तेजी से फिरने लगता है। तो योंगफा उसे कहता है कि तुम फौरन से हमें नीचे पहुंचाओ, अगर तुमने हमें नीचे नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार। मगर वो ड्रैगन उन लोगों को नीचे ले जाने के बजाय और भी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है और इतना ऊंचा जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। ये देखते ही योंगफाई समझ जाता है कि ये ड्रैगन उसकी बात मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो भी गुस्से में आकर फौरन से अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और उसे हवा में ऊपर उछालते ही खुद भी ऊपर हवा में चला जाता है। के साथ वो उस स्वॉर्ड को इतनी जोर से किक मारता है कि वो स्वॉर्ड बड़ी स्पीड की तरह उसकी बॉडी से आर पार निकल जाती है, जिससे उस ड्रैगन काम हो जाता है और वो बेहोश होकर सीधा नीचे गिरने लगता है। तो योंगफे वो भी उसी ड्रैगन को पकड़कर तेजी से नीचे आता है और जैसे ही वो उस ड्रैगन के साथ जमीन पर जा गिरता है तो वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है और उसके साथ ही सारे ही लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर योंगफाई अभी भी उस छोटी बच्ची के साथ, मगर वो ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी हिम्मत और बहादुरी पर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये सच में काफी बहादुर है कि इसने अकेले ही इतने बड़े ड्रैगन को अकेले मार गिराया है। और जर्सी वो भी उसे देखकर थोड़ी सी डरी हुई लग रही होती है और दूसरी तरफ वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की उसे देखते ही डर जाती है कि कहीं ये उसकी तरफ तो नहीं आ रहा। योंगफाई उसे देखते ही सीधा उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं और योंगफाई अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसके साथ वहाँ पे मौजूद एक बंदे से वो लॉन्ग स्वॉर्ड खींचकर सीधा अपनी तरफ लेकर आता है और उसे लेकर सीधा वो उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखते ही वो लड़की भी कपकपाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक जर्नल के करीब जाकर उसकी स्वॉर्ड निकाल लेती है और योंगफाई से कहती है कि मेरे नजदीक मत आना वरना मैं तुम्हारे साथ उस बच्ची को भी मार दूंगी। इतने में योंगफाई अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है और गुस्से में उस स्वॉर्ड को थोड़ा सा घुमाता है तो वो उस लड़की का एक हाथ ही काट कर रख देता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। मगर योंगफाई एक और स्वॉर्ड अटैक करते हुए उसका गला काट देता है और उसी स्वॉर्ड से उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। वो लड़की जैसे ही चिल्लाने लगती है तो योंगफाई उसे किक करके उठाकर दूर फेंक देता है। उसके पास लॉन्ग स्वॉर्ड थी जिसकी वजह से वो अब दूर से ही लोगों को मार सकता था। मगर वहाँ पे मौजूद वो यंग मास्टर्स वो ये देखते हैं तो उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो लोग उस जनरल से कहते हैं कि ये लड़का हमारे एक रॉयल गार्ड को मारा है और उसके साथ साथ इस लड़के का भी खून किया है, इसलिए इस लड़के को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। वो दूसरा यंग मास्टर भी कहता है कि हाँ, अगर ये यहाँ से जिंदा बच कर गया तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात सुनने के बाद वो बेबस हो जाता है, ना चाहते हुए भी अब उसे योंगफाई के साथ फाइट करनी होगी। वो अपने सोल्जर से कहता है कि ठीक है, हमें इसे आज ही खत्म करना है। मगर योंगफाई कहता है कि मेरे रास्ते में सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते, जिस पर योंगफाई कहता है कि ठीक है, तो फिर अगर तुम लोगों को मरने का ही शौक है तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और वो यंग मास्टर्स कहते हैं कि ये लड़का हमें नहीं मार पाएगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जर्नल अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग एक साथ टूट पड़ो। इतने ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर योंगफाई फिर जर्सी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और जो कुछ भी सुनाई दे परेशान बिल्कुल भी मत होना, मैं कुछ ही देर के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ये सुनते ही जर्सी अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ पर योंगफाई उन लोगों से कहता है कि मैं तुम में से किसी को
को भी यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दूंगा। तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोककर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहने के साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो सोल्जर्स जैसे ही उसके करीब आते हैं तो यंग फई अपनी स्वॉर्ड के साथ एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी लाजवाब होती है कि वो लोग उसके आगे ठहर तक नहीं पाते, यहाँ तक कि वो उस पर एक सिंगल अटैक तक नहीं करवा पाते। उसके अटैक्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ एक ही वार में दर्जनों लोगों को उड़ा कर रख देता है। जब वो यंग मास्टर्स ये देखते हैं कि यंग फई अब वहाँ पर रुकने वाला नहीं है तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और सोल्जर से कहते हैं कि जाओ और जाकर उसे रोको। मगर जितने सोल्जर्स जा रहे थे उतने ही सोल्जर्स वहाँ पर मारे जा रहे। यंग फई के अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि उन लोगों को दिखाई तक नहीं देते। वो पल भर में ही न जाने कितने ही लाशों के ढेर लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी सोल्जर्स आए जा रहे होते हैं और यंग फई उन्हें मारता ही जा रहा था। चर्ची वो अपनी आंखें बंद किए हुए होती है, उसे मालूम ही नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। मगर यहाँ पर यंग फई वो अपने डीमन फॉर्म में इतना खतरनाक हो गया था कि वो अब किसी पर भी रहम खाने वाला नहीं था। उसने अपनी तरफ आने वाले किसी भी वॉरियर को जिंदा नहीं छोड़ा था। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लाशों के ढेर लगे हुए होते हैं और उन लाशों के ढेर के ऊपर वो अकेला खड़ा हुआ होता है और फिर वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ वो जनरल भी वहाँ पे आता है और वो देखता है कि यंग फई ने अकेले ही उसकी आधी से ज्यादा आर्मी को उड़ा कर रख दिया है। इतने में उसकी वो एक पुरानी दोस्त जो कि शेलैंड एकेडमी में उसके साथ थी, वो उससे कहती है कि प्लीज ये सब कुछ यहीं पे ही रोक दो। अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। उसका नाम सुनते ही सब लोग पहचान जाते हैं कि यंग फई ये तो वही लड़का है ना जिसने ईस्टर्न टू किंगडम को बचाया था और ये ईस्टर्न टू किंगडम का एक रॉयल सोल्जर है। सब लोगों को अब उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक ग्रेट वॉरियर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसी लेजेंडरी कमान है कि जो एक ही अटैक के साथ खतरनाक ड्रैगन को भी चारों शाने चित कर सकती है। जब जनरल को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो वो अपनी आर्मी को आगे बढ़ने से रोक देता है और यंग फई से कहता है कि अगर तुम ईस्टर्न टू किंगडम के एक रॉयल सोल्जर हो तो फिर तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्वॉर्ड नीचे करो। ये बात सुनने के बाद यंग फई अपनी स्वॉर्ड जैसे ही नीचे करता है तो वो जनरल कहता है कि हम लोग बहुत ही अच्छी बातें कर सकते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ से यंग फई भी नीचे आता है और उन दोनों यंग मास्टर्स को लगा कि शायद अब यहाँ पर आपस में बातें होने वाली हैं तो बातचीत से शायद कोई मसले का हल निकाला जाएगा या फिर उन लोगों की कम से कम जिंदगी तो बचाई जा सकेगी और बातों ही बातों में शायद वो लोग यंग फई को कन्विंस भी कर लेंगे। जनरल यंग फई को अपने करीब आता देखकर उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा फैसला किया है कि तुमने अपना हथियार डाल दिया है। मैं जानता हूँ कि हमारे उन यंग मास्टर्स ने तुम्हें उकसाया होगा। मगर यंग फई उसकी बात सुने बगैर ही उसे क्रॉस करते हुए सीधा उन यंग मास्टर्स की तरफ चला जाता है, जिस पर वो जनरल भी हैरान रह जाता है। उसे ये जरा भी आइडिया नहीं था कि यंग फई ने उसके कहने पे स्वॉर्ड नीचे नहीं की, बल्कि वो उन लोगों की तरफ आगे जाने के लिए अपनी स्वॉर्ड नीचे कर रहा था। उन्हें देखकर उन दोनों ही यंग मास्टर्स के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और यंग फई वो अपनी स्वॉर्ड उनके सामने जाकर हवा में ऊपर लहराता है, जिसके बाद वो दोनों ही यंग मास्टर्स उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। मगर यंग फई एक ही अटैक में उन दोनों ही वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है और दोनों ही वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। ये बात उस जनरल को बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि उसकी मौजूदगी में किसी ने उसके ही यंग मास्टर को मार दिया है। वो यंग फई से कहता है कि तुम एक कातिल बन चुके हो। तुमने न सिर्फ इन यंग प्रिंसेस को मारा है बल्कि उसके अलावा भी हमारे ना जाने कितने ही सोल्जर्स को मार दिया है। पहले शायद मैं तुम्हें माफी दिलवा देता, मगर अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। भले ही तुम ईस्टर्न टू किंगडम के प्रोटेक्टर हो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा क्राइम अब बहुत बड़ा हो चुका है। तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। इसलिए अब मैं सेंट्रल आर्मी का कमांड मौत से नहीं बचा सकता। वो अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग इसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। पहले हम लोग सिर्फ इस लड़के को मारेंगे, उसके बाद ही इसके साथ मौजूद उस लड़की का फैसला करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। मगर यंग फई उन लोगों से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है मैंने खुद से नहीं मारा। तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। ये सारे के सारे लोग जिन्हें मैंने मारा है ये सारे विलेंस थे। इनकी आइडेंटिटी चाहे कोई भी हो, चाहे इनका स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर हर एक की जिंदगी एक जैसी होती है। चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे कोई गरीब फैमिली से हो या फिर कोई किसी रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो, सबकी जिंदगी एक बराबर होनी चाहिए। मैंने अपने सामने मौजूद लोगों को मार दिया है जो लोग मुझे मारना चाहते थे। अब अगर मैं यहाँ से जाऊं और तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो फिर मैं तुम लोगों का भी वही हशर करूंगा जो मैंने इन लोगों का किया है। मैं अब किसी पे कोई तरस नहीं खाऊंगा। वो लड़की हैरान हो जाती है कि क्या ये लड़का वही यंग फ्राई है जिसे मैं जानती हूँ। ये बिल्कुल बदल चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अब और भी ज्यादा सोल्जर्स आना शुरू हो गए थे। पूरी के पूरे आर्मी ही वहाँ पर आना शुरू हो गई थी, जिस पर उस ग्राउंड में मौजूद सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर गए।
अब उन्हें लगा था कि ये सिचुएशन अब और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जैसे ही वो सारे के सारे सोल्जर्स उस ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वो सोल्जर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरी ज़मीन ही कांपने लगती है। वो लोग अपने रास्ते में मौजूद हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए तेज़ी से योंगफाई के करीब आते हैं और उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इतने में फिर उन लोगों का एक जनरल भी सामने आता है और वो उन लोगों का एक हाईएस्ट रैंक का जनरल था। जब वो एक जगह आकर रुकता है तो उसके सामने उस यंग मर्कस की लाश थराई जाती है। वो देखता है कि वो यंग मर्कस कुत्ते की मौत मारा गया है। उसे इस पर गुस्सा आने लगता है और इतने में वो जनरल अपने सीनियर को आकर बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका है। ये लड़का खुद को ईस्टर्न चू किंगडम का प्रोटेक्टर कहता है, इसलिए प्लीज इससे लड़ने से पहले हमें एक मर्तबा सोच लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के को बहाना बनाकर ईस्टर्न चू किंगडम हम पर ही हमला ना कर दे। ये सुनते ही वो जनरल फौरन से एक लंबी सांस लेता है और सोचते हुए कहता है कि तो ये लड़का खुद को ईस्टर्न चू किंगडम का प्रोटेक्टर कहता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई कैफिनो गेम नहीं खेली, ना ही मुझे पता है कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाया जाता है। मैं बस इतना जानता हूं कि इसने हमारे हजारों सोल्जर्स को मार डाला है, तो इसका बदला तो हम लोग जरूर लेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका सारा का सारा जिम्मा मैं अपने सर लूंगा। मुझे बताओ कि क्या तुम लोग इसके आगे झुकने वाले हो? क्या तुम लोग इसके आगे हार मान लोगे? तो सारे ही सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उन लोगों का जनरल भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि डेथ बैटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सारे के सारे मेरे सेंट्रल आर्मर, मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूं कि फौरन से अपने हेड आर्मर्स उतार कर नीचे फेंक दो। और ये सुनते ही वो सारे के सारे सोल्जर्स अपने आर्मर्स को उतार कर नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। और वो जनरल उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों का जनरल नहीं, बल्कि मैं तुम लोगों का फादर हूँ और मैं तुम लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी फैमिली का बदला लो। ये लड़का ईस्टर्न चू किंगडम का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, ये बस ढोंग कर रहा है। ये एक कातिल है जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली है और अब इसकी जान लेने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर यंग फाई कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही वो जनरल हंसने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मगर तुम मेरी टेरिटरी में घुसकर मेरे लोगों को मारा है और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये कहने के साथ वो अपनी सॉर्ड हवा में ऊपर उठाकर उसे जैसे ही नीचे की तरफ करता है तो फिर वहां पर जंग का तबल बजा दिया जाता है और पूरी की पूरी आर्मी ही यंग फाई की तरफ आगे बढ़ती है। तो ये देखकर योंग वो चशी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं कि बस तुम अपनी आंखें बंद रखो और कोई आवाज ना सुनो। बस थोड़ी ही देर लगेगी, कुछ ही देर में ये मैदान साफ हो जाएगा। यहाँ पर वो सोल्जर्स बहुत ही तेजी से आगे आ रहे होते हैं और यहाँ पर यंग फाई वो फौरन से एक कपड़ा बाहर निकालता है और कहता है कि आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जंग कैसे लड़ी जाती है। ये कहने के साथ वो उसी कपड़े के साथ चशी को अपनी बॉडी के साथ बांध देता है ताकि वो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से यूज़ कर सके। पहले तो उसने अपने सिंगल हैंड का ही यूज़ किया था, मगर अब वो दोनों हाथों से फाइट करने वाला था। जैसे जैसे वो सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं तो यंग फाई भी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है। जैसे जैसे वो सोल्जर्स करीब आ रहे होते हैं तो यंग फाई अपनी स्पीड को लाइटनिंग स्पीड के करीब लेकर चला है और उसके सामने वो जनरल सबसे आगे आ रहा होता है। तो यंग फाई अपनी स्वॉर्ड के साथ सबसे पहले उसकी बॉडी को धड़ से काटकर उसे अलग कर देता है। इस तरह जंग की शुरुआत में ही जनरल बेमौत मारा जाता है और यंग फाई यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता। वो वहां पर लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। उसके अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ ही देर में न जाने कितने ही लोगों को निपटा देता है। ये देखते ही वो दूसरा जनरल और भी ज्यादा लोगों को आगे जाने को कहता है। फिर से वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स जा पहुंचते हैं और जाते साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर भी योंग फाई वो अपनी स्वॉर्ड लेते ही उन लोगों को एक एक अटैक में खत्म करता जा रहा होता है। उसके लिए इतने ज्यादा लोगों को मारना जैसे कोई बच्चों का खेल हो। वो आज अपने एक्सट्रीम लेवल पर जा पहुंचा था क्योंकि उसका गुस्सा आज पहली मर्तबा उसके सर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो आज इतना ज्यादा रूथलेस बन गया था कि वो किसी पर भी रहम नहीं खाता। उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि उसके सामने कौन है, बस जो भी आता है उसे दे मार सड़। पर यहाँ पर सोल्जर्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। जितने सोल्जर्स को मारा जाता है उतने ही कीड़े मकोड़ों की तरह आते जा रहे होते, मगर योंग फाई वो अब बिल्कुल थक चुका था। उसमें अब ज्यादा भी हिम्मत नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक फाइट कर सके। और उन सोल्जर्स को भी जब ये दिखाई देता है कि ये लड़का अब कमज़ोर पड़ चुका है तो वो लोग समझ जाते हैं कि अब इसी मौके का फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो योंग फाई फिर से खड़ा होता है, मगर उससे पहले ही वहाँ पर एक एल्डर आ पहुँचता है जो कि एक लाइटनिंग एनर्जी अटैक के साथ सब लोगों को वापस पीछे खदेड़ देता है। ये देखकर योंग फाई भी परेशान हो जाता है कि ये कौन बंदा है। तो वो एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारा ही डिसेंडेंट हो गोंग फू। वो योंग फाई के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और हाउपिस को वैसे ही मास्टर ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। यंग जिंगो मास्टर्स भी वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा।
मगर वो सोल्जर अपनी आर्मी से कहता है कि तुम सब लोग खड़े क्या हो, इन लोगों को खत्म कर दो। ये देखते ही वो एल्डर वे योंगफाई से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस चायोलिन अकेडमी में जाना चाहिए, मैं इन लोगों को अकेले ही हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद योंगफाई कहता है कि ठीक है। वो सोल्जर्स जैसे ही करीब आ रहे होते हैं तो वो एल्डर फौरन से अपनी थंडर लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स पर जैसे ही हमला करता है तो दूसरी तरफ योंगफाई वो अपनी सोर्ड जमीन पर मारते हुए उससे एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है। मगर उसके भागने से पहले ही वहां पर एक और एल्डर की एंट्री हो जाती है और वो कहता है कि मैं देखता हूं कि कौन यहां से भागकर जाता है। ये आवाज़ सुनने के बाद सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही होती है और उस बिजली के साथ एक एल्डर एक टावर के ऊपर अपीयर होता है और वो योंगफाई से कहता है कि तुम लोग मेरे रॉयल सिटी में आकर रॉयल सोल्जर्स को मारने के बाद ये सोचियो कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे। मास्टर गोंगफू फौरन से योंगफाई से कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हमें निकलना चाहिए। ये सुनते ही योंगफाई उसके साथ भागने की कोशिश करता है तो ऊपर मौजूद वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी होते हुए तुम लोग यहाँ से निकल कर भाग जाओगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर को यूज़ करता है और उसके साथ वो उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है जिससे वो दोनों के दोनों वहीं पर ही फंस जाते हैं। और वो मास्टर फिर योंगफाई से कहता है कि क्या तुम वही लड़के हो जिसने उस ड्रैगन को एक ही हिट में मार दिया था। तो योंगफाई कहता है कि मैं उस दिन उस अटैक में इफेक्ट हुआ था और मैंने खुद को बचाने के लिए वो सब किया और आज भी मैं यहाँ पर खुद को बचाने के लिए वो सब दोबारा कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग मेरे रास्ते में रुकावट मत डालो। पर यहाँ पर वो एल्डर कहता है कि तुमने न जाने कितने लोगों को मारा है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। मैं इस सारी की सारी सिचुएशन को अब अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ, अब इसका नेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो योंगफाई कहता है कि तुम अपने स्टेटस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाई स्टेटस की वजह से मैं तुमसे डर जाऊंगा। तुम जानते हो, क्या तुम जानते भी हो कि मैं ईस्टर्न चू किंगडम का एयर हूँ और यहाँ पर मैं रॉयल सोल्जर हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर तुम लोग ईस्टर्न चू किंगडम को क्या मुंह दिखाओगे। ये बात उस एल्डर को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही धमकियाँ दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ईस्टर्न चू किंगडम तुम्हारे लिए अकेले के लिए पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पे मरने के लिए भेज देगा? मुझे इस पर ज़रा भी यकीन नहीं आता। ये कहने के साथ ही वो फ़ौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करके उससे एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करते ही योंगफाई पर हमला कर देता है। तो वहाँ पर गोंगफू सामने आ जाता है और वो उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर उसके गोंगफू से अटैक की वजह से काफ़ी हर्ट भी होता है और वो योंगफाई से कहता है कि ये काफ़ी ताकतवर है। मगर यहाँ पर वो एल्डर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा मुकाबला करोगे? गोंगफू कहता है कि तुम्हें मेरे यंग मास्टर से दूर रहना है। इतने में ऊपर मौजूद वो एल्डर फिर से वो यूज़ करते हुए योंगफाई को मारने की कोशिश करता है और उसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।